स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर। और निवेदन है कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। बीते कई दिनों से लोग ये पता लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि अर्नब गोस्वामी आखिर मोदी सरकार के खिलाफ क्यों हुए। ये बात देश के कई बड़े यूट्यूबर्स ने उठाई, कई सारे बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उठाई। तो मुझे लगा कि इसकी सच्चाई का पता लगाना अब जरूरी है। क्या क्या अर्नब जो कल तक देश और सरकार के साथ खड़े थे, आज आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या अर्नब को वामपंथियों और हिंदुत्व विरोधी ताकतों ने खरीद लिया या कुछ और? तो पता चला कि अहंकार रावण का भी काम नहीं आया। इसका उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि जब लोगों को पद और पोजीशन मिलती है तो उन्हें लगता है कि हम सिस्टम को चला रहे हैं। और कभी यही चीज नेहरू को भी लगी कि उनके बिना भारत चल नहीं पाएगा। इंदिरा के जमाने में इंदिरा और इंदिरा के चाहने वालों को भी ऐसा लगा, इंदिरा के बिना ये देश कैसे चलेगा। आज मोदी हैं तो मोदी समर्थकों को भी यही लगता है कि मोदी के बाद क्या होगा, मोदी के बिना देश किस तरह चलेगा। लेकिन ये अहंकार मोदी में नहीं है। उन्होंने ये बात कई बार जनता से कही है, इसलिए वो दूसरों से अलग है। मोदी ने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम मेरे फेवर में खबरें बनाना शुरू कर दो, मेरे फेवर में खेलना शुरू कर दो। लेकिन कुछ लोगों ने इस रेस में अपनी लाइन बढ़ा दी तो उन्हें लगा कि उन्होंने मोदी को बनाया है। अर्नब गोस्वामी जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से जिनको राष्ट्रवादी पत्रकार कहा जा रहा है, अर्नब गोस्वामी जो मोदी विरोधियों के लिए रोल मॉडल थे। और कहा जा रहा है कि क्या अर्नब ने अपना रास्ता बदल लिया है? क्या अर्नब को सरकार से कोई दिक्कत हो गई है? क्या सरकार में दाल नहीं गल रही है? क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने एक नई लाइन खींच दी थी। अर्नब गोस्वामी परिणम जेम्स रॉय के शिष्य थे। राजदीप सरदेसाई और बरकत दत्त भी इनके गुरु थे। एक दौर में परिणम जेम्स रॉय के चैनल में सरकार तय होती थी। राडिया टेप की दलाली में एक खुलासा हुआ था कि मनमोहन सरकार के मंत्री परिणम जेम्स रॉय के ऑफिस में कैसे तय होते थे। लोग बात करते थे कि हमने फलाने से बात की, हमने सोनिया से बात की, सरकार बनेगी। अर्नब ने शुरू से देखा कि सरकार उनका बॉस तय करता था कि सरकार किस तरह से बनती है। तो क्या अर्नब को भी ये कन्फ्यूजन था? लेकिन मोदी के 11.5 साल के कार्यकाल के अंदर में कमर ऐसी टूटी कि भारत का सबसे बड़ा मीडिया टाइकून वो हिल गया। उसने मोदी से क्या कहा था कि आपसे शिकायत है, अब आप हमारे बारे में कोई खबर नहीं लिखते, हम आपसे शिकायतें करें। क्या शिकायतें करें? आप कहेंगे कि ये आपकी लाइन की गलती है। पिछले 11 सालों से मीडिया कभी पता नहीं लगा पाया कि सरकार में मंत्री कौन बन रहा है, कैबिनेट से कौन बाहर निकल रहा है। जब तक पत्ते नहीं खुलते पता नहीं चलता। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? मीडिया ने दर्जनों लोगों के नाम छापे, बहुत सारे लोगों को बीजेपी का मुखिया बना दिया था। लेकिन जब बीजेपी की मुखिया का नाम का ऐलान हुआ तो बीजेपी के नए मुखिया नितिन नवीन का जब नाम हुआ, तो नाम डिक्लेयर हुआ, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता बीजेपी का राष्ट्रीय मुखिया बन जाएगा। जिन 4 राज्यों में मुख्यमंत्री चुने गए, किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन ऐसा हुआ। तो सालों से ये सारे अंधविश्वास बन चुके हैं। तो क्या अर्नब गोस्वामी भी अंधविश्वासी बन गए हैं? अर्नब अंधविश्वास की बात नहीं करते, लेकिन वो धीरे धीरे इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अरावली का मामला और वीरेंद्र और ये सेंगर का मामला जो गया है वो इनकी वजह से गया है। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए। वो कह रहे हैं कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, इसे सरकार विरोध के रूप में नहीं देखना चाहिए। मैं एक पत्रकार का फर्ज निभा रहा हूँ, मैं कैंपेन चला रहा हूँ और यही एक कैंपेन है। जब तक कैंपेन नहीं चलाया जाएगा देश नहीं बदलेगा। लेकिन उन्होंने अब तक ऐसे कितने कैंपेन चलाए अब से पहले? तो क्या अर्नब मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? अर्नब ने भी क्या ये वही तरीका है
जिस तरह से मोदी विरोधी पत्रकार हर दिन कर रहे हैं कि कल सरकार गिर जाएगी, परसों सरकार गिर जाएगी, अर्णब गोस्वामी ऐसे दावों का शिकार हो गए। अर्णब ने ये स्टैंड क्यों लिया, हमने ये समझने की कोशिश की। तो मैंने अर्णब के बारे में जब ढूंढा तो पता चला असल में कि रिपब्लिक टीवी एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है, क्योंकि एक टेलीविजन चैनल को चलाना आसान नहीं है। अर्णब की टीम के कई लोग मर्सिडीज के साथ साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे। तो कहा जा रहा कि टॉप के 3-4 लोगों की सैलरी बड़ी मोटी थी, और जो रिपोर्टर हैं वो बेचारे 20,000 30,000 रुपये में काम करते थे, और उनका शोषण भी होता था। आपने एक एक करके देखा होगा कि अर्णब गोस्वामी के चैनल से सीनियर एंकर भी बड़े पैमाने से पर गायब हो गए। कुछ चेहरे अब एनडीटीवी में चले गए, कुछ दूसरे चैनलों में चले गए, और अर्णब का चैनल अब रह गया अकेला। इसलिए एक टेलीविजन चैनल चलाने में पैसा बहुत सारा लगता है, और ये सिर्फ जो विज्ञापनों से पैसा आता है उससे नहीं चलता। एक टेलीविजन चैनल सिर्फ विज्ञापनों से नहीं चल सकता। आने वाले दिनों में लोगों को ये भ्रम है कि एक टेलीविजन चैनल सरकार को हिला सकता है। अब खेल को समझने की कोशिश करें। रिपब्लिक चैनल से बड़े पैमाने पर इसके मुख्य जो एंकर थे, जो मेन एंकर थे और जो चेहरे थे वो गायब हो गए, सिर्फ एक चेहरे को छोड़कर। बाकी चेहरे अर्णब गोस्वामी के चैनल से गायब हो गए। सैयद सोहेल ने इसको छोड़ दिया, सुचरिता ने इसको छोड़ दिया, और कई जाने माने रिपोर्टर इसके चैनल को छोड़ चुके हैं। इस चैनल पर काम करने वाले ज़्यादातर लोग अलग अलग चैनलों में काम करते थे या बीट कंपटीटर थे। हर चैनल से उनका गायब होना हमें बताता है कि वहाँ की स्थिति क्या है। अर्णब के जान पहचान वाले जो लोग हैं जो काम करते हैं उस चैनल पर, वो बताते रहते हैं कि अर्णब का एटीट्यूड, अर्णब का ईगो, अर्णब की पर्सनैलिटी कमाल की है। वो नेशनलिस्ट हिंदुत्ववादी दिखते तो हैं, लेकिन उनका जो नेचर है वो सनातनी नहीं लगता, ऐसा लगता है। दिवाली और होली के मौक़ों पर, त्योहारों पर अर्णब का रवैया हिंदुओं जैसा नहीं होता। ज़्यादातर लोग शिकायत करते हैं कि अक्सर स्टेज से बोलना और उस पर अमल करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब सोचिए कि ये भ्रम लोगों को हुआ, ये भ्रम एक वक्त में रजत शर्मा को भी हुआ था। नोटबंदी के दौर में उनके दोस्त कहे जाने वाले अरुण जेटली ने इस बारे में बहस की थी, और अरुण जेटली ने कहा था कि मिस्टर रजत, लगता है कि आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। हो सकता है कि उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो, क्योंकि जेटली साहब भी बहुत ही मजाकिया थे, और नरेंद्र मोदी पर जेटली साहब का एहसान ऐसा था कि जब तक जेटली साहब रहे, रजत शर्मा जी ने भी खूब मजे लिए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी आपकी अदालत में आते थे। कहा जाता था कि पीएम मोदी की आपके कोर्ट में एंट्री भी अरुण जेटली की वजह से हुई थी। लेकिन याद नहीं कि अमित शाह ने कभी रजत शर्मा को इंटरव्यू दिया हो, या रजत शर्मा ने कभी अमित शाह का इंटरव्यू लिया हो। मुमकिन है कई सालों से अमित शाह ने अर्णब को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। पिछले 1.5 साल में नरेंद्र मोदी ने अर्णब को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, और उस दौरान मोदी की एंट्री कई टेलीविजन चैनलों के संगम में थी। तो क्या राजा किसी से नाराज है? असल में नरेंद्र मोदी से कोई नाराज नहीं है, केवल मोदी का लेवल अब एक अलग लेवल पर है। तो क्या अर्णब गोस्वामी की अमित शाह से बन नहीं रही, पटरी नहीं खा रही? क्या राजा ने अर्णब को रोक दिया है? लोग मोदी में राजा को, राजा में मोदी को देखते हैं, और मोदी तक पहुंचने का रास्ता राजा के पास से गुजरता है। हाल के दिनों में अमित शाह ने इन पाखंडियों के चेहरे के ऊपर से नकाब हटा दिया है, और बड़ी संख्या में सरकारी विज्ञापन मिलने इन लोगों को बंद हो गए। 4 चैनल चलाना बहुत मुश्किल होता है, और दूसरी तरफ ईगो ये है कि हमें पुतिन का इंटरव्यू क्यों नहीं मिला। असल में ये तय है कि अगर पुतिन का इंटरव्यू हुआ है तो सरकार की सपोर्ट के बिना पुतिन का इंटरव्यू नहीं हुआ होगा। भारत सरकार ने जरूर तय किया होगा कि किस मीडिया हाउस को इंटरव्यू मिलेगा, इंटरव्यू कौन करेगा। हो सकता है सरकार ने ये तय ना किया हो, लेकिन चैनल कौन सा होगा इतना तो सरकार ने जरूर तय किया होगा, क्योंकि मामला पुतिन का है, मामला रूसी राष्ट्रपति का है, ये कुछ सड़क छाप तो है नहीं। तो ये अहंकार है कि हम देश के सबसे बड़े पत्रकार हैं, सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क हैं, तो ये इंटरव्यू हमको ही करना चाहिए था, हमें ही मिलना चाहिए था।
यह अहंकार सिर्फ किसी रिपब्लिक चैनल का नहीं है, इस अहंकार ने कई लोगों को हिला दिया। असल में मैं सबसे बड़ा हूं, ये अहंकार कई लोगों में था और इसलिए तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकार पुतिन के मामले को लेकर हिल गए थे। मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे कोर्ट में क्यों नहीं बैठा, उसने मेरे साथ भारत का एजेंडा क्यों नहीं चलाया, उसने मेरे साथ देश के बारे में बात क्यों नहीं की, और इस बात से कई सारे लोग परेशान हो गए थे। लेकिन अमित शाह और मोदी के जमाने में कई पुरानी लाइनें मिट गई हैं, मिटा दी गई हैं। हर किसी को यह भ्रम है कि वो सबसे बड़ा है। एक दौर था जब कोई फूले हुए पेट के साथ खाना खाता था और उसे लगता था कि वो सबसे बड़ा है। अब ऐसा नहीं है। कुछ लोग हर टेलीविजन चैनल पर रोज डिबेट में होते हैं। एक समय था जब कुछ चुने हुए लोग हर टेलीविजन चैनल पर डिबेट में होते थे। आज वो कहीं भी नहीं दिखते। आज कुछ लोग हैं जो हर चैनल पर दिखते हैं। ये बदला हुआ दौर है। असल में समय बड़ा होता है, इंसान नहीं। जिन लोगों को 8-10 साल पहले पत्रकार माना जाता था, उनकी सड़क छाप जैसी हालत हो गई है। सोचिए, अगर यूट्यूब नहीं होता तो क्या कोई सनसनीखेज या बालकधारी पांडे के भाई के बारे में कुछ जानता? क्या कोई उस एक्सपर्ट के बारे में जानता? असल में ऐसे एक्सपर्ट से लेकर सनसनीखेज की टीम तक, उन सभी के पास एक व्यूज बैंक था। उनके पास देखने वालों की बहुत बड़ी संख्या थी। यूट्यूब चैनल अचानक बंद कर दिया तो एक प्रयोग किया गया और पिछले 1.5 साल से सरकार अर्नब के रिपब्लिक चैनल की यूट्यूब चैनल के खिलाफ थी। मोदी के खिलाफ बहुत सारी खबरें थी और उन्हें बहुत सारे व्यूज मिलने लगे। असल में यूट्यूब पर ऐसा माना जाता था कि मोदी और भारत के खिलाफ बहुत सारी खबरें हैं, क्योंकि हिंदी समझने वाले लोग साउथ एशिया में पाकिस्तान से लेकर भारत और बांग्लादेश तक बड़ी संख्या में। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा व्यूज बैंक है जो भारत के खिलाफ बातें सुनना चाहता है। कहा जाता है कि अर्नब ने भी इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उनका यूट्यूब चैनल कमजोर होने की कगार पर आ गया। और इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि सरकार और मोदी के खिलाफ बातें सुनने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसे मैं कहता हूं कि वो जिहादी व्यूज जो एक वोट बैंक था, वो न्यू व्यूज बैंक बन गया। उन्हें मोदी के खिलाफ मोदी की माँ और बहन को गाली देना सुनकर मजा आता है। एक पूरा नेटवर्क बन गया। उनकी पूरी दुकानें चलने लगी जो मोदी के खिलाफ थी। उन्हें लगा कि हम चैनल चलाएंगे। पांडा कहता है कि अगर वो सड़क पर निकलेगा तो लोग उसे मार देंगे। सनसनीबाज के साथ कुछ नहीं हो रहा है। सनसनीबाज के खिलाफ एफआईआर कहाँ दर्ज हुई? बिहार में, उसके अपने जिले में। तो समझा जा सकता है कि उसके खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज हुई। कहते हैं कि वो सड़क पर निकलेगा तो अब वैसा माहौल नहीं रहा। असल में वो ये कहकर माहौल बनाता है कि अब वैसा माहौल नहीं रहा, तो क्या वो उसका शिकार है? और कहता है कि हर दिन सरकार सनसनीबाज को नीचे गिराती है। कई पत्रकार हैं जो हर दिन सनसनीबाज को नीचे गिराते हैं। तो क्या अर्नब गोस्वामी भी उसी का शिकार बन गया? क्या उसे यह वहम हो गया है कि वह पत्रकारों के ग्रुप में शामिल होकर मोदी की कब्र खोदेगा? अगर ये गलतफहमी अर्नब को हो गई है तो फिर मैं प्रणाम करता हूं उनको। असल में सच्चाई ये है कि उन सभी सरकारी विज्ञापनों की रिलीज को रोक दिया है। माना जाता है कि रिपब्लिक टीवी के अंदर में बहुत बड़ी मुसीबत में है रिपब्लिक टीवी। उनके ज़्यादातर पत्रकारों की सैलरी पिछले 3 सालों से बढ़ी नहीं है। अगर अर्नब गोस्वामी की सैलरी पिछले 3 सालों से नहीं बढ़ी है, अन्य लोगों की सैलरी कम कर दी गई है, तो लोग तो उसको छोड़ेंगे ही। परिणाम जेम्स रॉय के चैनल में भी यही स्थिति थी। जेम्स रॉय के चैनल में लोग राजाओं की तरह घूमते थे। तो सवाल यह है कि 7 साल पहले इतनी सैलरी थी कि उसे कम करना पड़ा। ये सैलरी क्यों आई? तब आपको पूरा खेल समझ में आएगा। असल में अर्नब के गुस्से के कई कारण हो सकते हैं। मोदी वही इंटरव्यू क्यों नहीं देते? उन्हें वही इंटरव्यू क्यों नहीं मिला? मैं सब कुछ हूँ और मेरे अलावा कोई खुश नहीं है। अर्नब के बारे में एक और बात कही जाती है कि किसी व्यक्ति की पहचान इस बात से तय होती है कि उसके दोस्त कितने पुराने हैं, उसके नौकर कितने पुराने हैं। अर्नब के पास पुराने लोगों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। अर्नब के पास पुराने नौकर नहीं है, उसका पुराना स्टाफ नहीं है, उसके पास कोई पुराना साथी नहीं है,
ये एक इंसान की पहचान है कि अगर ये इंसान की पहचान है तो क्या सच में अर्णब गोस्वामी घमंडी हो गए हैं कि क्या वह सरकार को हिला देंगे? और रजत शर्मा में भी यही घमंड था कि ये जो सरकार है ये उन्हीं की वजह से चलती है। असल में ऐसे लोगों को लगता है कि सरकार वो चलाते हैं, उनके आइडिया चलाते हैं। सालों से सरकारें ऐसे ही चल रही हैं। कई बड़ी पत्रकार जो बड़े पत्रकार हैं उनको भी ये भ्रम है। इस सरकार के दौर में ये सब भ्रम खत्म हो गया, इस उनका घमंड खत्म हो गया। रावण का भी इतना घमंड नहीं था। लेकिन अगर चेक एंड बैलेंस है तो फिर अर्णब को समझना चाहिए कि अमित शाह के साथ चेक एंड बैलेंस नहीं चल सकता। अरावली और कुलदीप सेंगर का मामला एक जन आंदोलन है। एक भारतीय के तौर पर मैं इन दोनों मामलों को बहुत गंभीर मानता हूँ और मुझे लगता है कि ये एक गेम था। एक भारतीय के तौर पर मैं इन दोनों मामलों को बड़ी गहराई से देखा मैंने इनको। हम इसे अलग से समझने की कोशिश करेंगे। इस पर कैंपेन चलाना, सरकार को घेरना, मुझे इसमें एक बड़ा गेम दिखा। मैंने ये सबसे पहले कहा था कि अरावली पर पूरे मामले का कैंपेन भी इसी तरह चलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। अर्णब की सच्चाई भी लोगों के सामने आ जाएगी। हमें देखना है कि अर्णब ये कैंपेन कब तक चला पाते हैं। अगर ये जनता की आवाज़ उठा रहे हैं तो आगे भी कई मुद्दे हैं जिन्हें वो उठाएंगे। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि अगर किसी को भ्रम है कि वह इस सरकार को चला रहे हैं या इस सरकार की ताकत है या जनता उनके साथ है कि वो जहाँ चाहें अपने दर्शकों को मोड़ दें, तो ये एक भ्रम है। और ये भ्रम जितनी जल्दी टूटेगा उतना ही अच्छा होगा। मैं इंटरव्यू करूँगा, मेरे अलावा कोई इंटरव्यू नहीं करेगा, ये अहंकार है। और यही अहंकार 10 साल पहले लोगों में था कि मैं पत्रकार हूँ। लेकिन आज सब कुछ साफ है। आज आप स्क्रीन पर जिन लोगों को देख रहे हैं वो सब नए हैं, सारे कट्टरपंथी जिंदा है। वे रात को 2 पैक पीते और चुपचाप सो जाते हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। कीमत सिर्फ समय और आपकी नैतिकता है। अगर आपके अंदर नैतिकता है और अगर आपके साथ सच है तो आपकी ताकत जरूर सामने आएगी। और अगर आप ये सच में किसी का एजेंडा चलाने का हिस्सा हैं तो आने वाले दिनों में ये पूरी तरह सामने आ जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।